नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम सीईटी एग्ज़ाम 2026 और आने वाली सीईटी का महत्वपूर्ण टॉपिक सोशल मीडिया के जोखिम और निवारक और उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, वर्तमान समय को किस क्रांति का युग माना जाता है? औद्योगिक क्रांति, सूचना और संचार क्रांति, हरित क्रांति या श्वेत क्रांति? तो उत्तर हो जाएगा सूचना और संचार क्रांति। वर्तमान समय में सूचना और संचार क्रांति यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन का युग माना जाता है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया ने संचार के स्वरूप को व्यापक रूप से बदल दिया है। निम्न में से कौन सा डिजिटल मीडिया का उदाहरण है? डिजिटल मीडिया का उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट, समाचार पत्र, रेडियो, पुस्तक? उत्तर हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट सोशल मीडिया, ब्लॉग, पॉडकास्ट, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन समाचार पोर्टल डिजिटल मीडिया के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, इंटरनेट सोशल मीडिया, ब्लॉग, पॉडकास्ट, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन समाचार पोर्टल डिजिटल मीडिया के प्रमुख उदाहरण हैं। मीडिया का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन सा होता है? सूचना, विचार, ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करना। सूचना, विचार, ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करना जो है इसका कार्य होता है मीडिया का। मीडिया शब्द की भाषा किस भाषा का शब्द है? तो मीडियम से बना है। मीडियम से क्या बना है? मीडिया बना है। तो मीडियम जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा के। लगभग सभी शब्द कहाँ से आए? लैटिन से आए। तो लैटिन और ग्रीक से। लैटिन भाषा के मीडियम शब्द से बना जिसका अर्थ होता है माध्यम। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार मीडिया किसका प्रभावशाली माध्यम है? तो सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार मीडिया सामाजिकरण, सामाजिक अधिगम और व्यवहार के निर्माण का माध्यम है। सामाजिकरण, सामाजिक अधिगम और व्यवहार निर्माण का माध्यम है। मीडिया व्यक्ति का सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन और सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग तथा व्यवहार निर्माण को प्रभावित कर सकता है। निम्न में से कौन सा पारंपरिक मीडिया का उदाहरण नहीं है? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न या सोशल मीडिया? तो उत्तर हो जाएगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया डिजिटल या आधुनिक मीडिया का हिस्सा है, जबकि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो और टेलीविज़न पारंपरिक मीडिया के प्रमुख रूप हैं। प्रश्न आ सकता है पारंपरिक और आधुनिक मीडिया। पारंपरिक मीडिया की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दो तरफा होता है, त्वरित संवाद या संपादकीय नियंत्रण, उपयोगकर्ता द्वारा सामग्री का निर्माण या वैश्विक त्वरित प्रक्रिया? तो उत्तर हो जाएगा संपादकीय नियंत्रण। पारंपरिक मीडिया में संपादकीय नियंत्रण अधिक होता है और सूचना सामान्यतः अपेक्षाकृत नियंत्रित और प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत की जाती है। किसमें? पारंपरिक मीडिया में संपादक का नियंत्रण अधिक होता है, सूचना सामान्यतः अपेक्षाकृत नियंत्रित और प्रामाणिक रूप से प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल मीडिया का उदाहरण है? तो इंटरनेट हो जाएगा। इंटरनेट डिजिटल मीडिया का उदाहरण है। इसके अलावा सोशल मीडिया, ब्लॉग, पॉडकास्ट, ऑनलाइन समाचार पोर्टल आदि भी आते हैं। सोशल मीडिया की प्रमुख विशेषताएं कैसा होता है? दो तरफा संवाद होता है। सोशल मीडिया में उपयोगकर्ता क्या करता है? सोशल मीडिया में सामग्री को देख सकता है, साझा कर सकता है, टिप्पणी कर सकता है और स्वयं निर्मित कर सकता है। इसलिए यह इंटरेक्टिव एंड टू वे कम्युनिकेशन का माध्यम है। निम्न में से कौन सोशल नेटवर्क का उदाहरण है? फेसबुक, यूट्यूब, रेडिट या ट्रिप एडवाइज़र? कौन सा सोशल नेटवर्क का उदाहरण? फेसबुक, यूट्यूब, रेडिट या ट्रिप एडवाइज़र? तो उत्तर हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक का एक्स या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो सोशल नेटवर्क के उदाहरण है। एक तो फेसबुक, ट्विटर और एक्स और प्लेटफॉर्म सोशल नेटवर्क के उदाहरण है। इनका प्रमुख उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, नेटवर्क को विकसित करना है। तो उत्तर हो जाएगा फेसबुक। इंस्टाग्राम और यूट्यूब किस प्रकार के नेटवर्क है? तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब सोशल नेटवर्क है, मीडिया नेटवर्क है, डिस्कशन नेटवर्क है या रिव्यू नेटवर्क है? तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो है मीडिया नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब किसके अंतर्गत आते हैं? मीडिया नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य चित्र और वीडियो जैसी मीडिया सामग्री प्रदान करना है। चित्र और वीडियो जैसी सामग्री प्रदान करना है। रेडिट और क्योरा किस प्रकार के नेटवर्क हैं? अगर बात करें रेडिट और क्योरा की तो किस प्रकार के नेटवर्क है? रिव्यू नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, डिस्कशन नेटवर्क या मीडिया नेटवर्क? तो डिस्कशन नेटवर्क कौन है? रेडिट या क्योरा? रेडिट या क्योरा किस प्रकार के नेटवर्क हैं? रेडिट और क्योरा डिस्कशन नेटवर्क हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य विचार विमर्श और समस्या का क्या करना है? समाधान करना है। रेडिट और क्योरा का डिस्कशन नेटवर्क माने जाते हैं और इनका प्रमुख उद्देश्य विचार विमर्श और समस्या का समाधान करना होता है। ट्रिप एडवाइज़र की बात करें तो ट्रिप एडवाइज़र और येल्प किस प्रकार के नेटवर्क हैं? ट्रिप एडवाइज़र और येल्प किस प्रकार के नेटवर्क हैं? तो ट्रिप एडवाइज़र और येल्प सोशल नेटवर्क है, रिव्यू नेटवर्क है, डिस्कशन नेटवर्क है या मीडिया नेटवर्क है?
तो रिव्यू नेटवर्क के अंतर्गत कौन से आते हैं? ट्रिप एडवाइज़र और येल्प रिव्यू नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। एक तो ट्रिप एडवाइज़र आता है और येल्प रिव्यू नेटवर्क के उदाहरण होते हैं। इनका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं की क्या करना है? समीक्षा करना है। एक तो कौन सा? ट्रिप एडवाइज़र और एक येल्प रिव्यू नेटवर्क है। येल्प और ट्रिप एडवाइज़र रिव्यू नेटवर्क है, इसके उदाहरण है। इनका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं की क्या करना है? समीक्षा करना है। वर्डप्रेस, ब्लॉगर और टम्बलर किस श्रेणी में आते हैं? एक तो वर्डप्रेस है, एक ब्लॉगर है, एक टम्बलर है। तो वर्डप्रेस, ब्लॉगर और टम्बलर किस श्रेणी में आते हैं? ब्लॉगिंग और प्रकाशन मंच में, सोशल नेटवर्क में, समीक्षा नेटवर्क में या चर्चा नेटवर्क में? तो उत्तर हो जाएगा ब्लॉगिंग और प्रकाशन मंच पर। वर्डप्रेस, ब्लॉगर और टम्बलर का उपयोग लेखन यानी कि लिखने में और विचारों के प्रकाशन के लिए किया जाता है। किस किस का? वर्डप्रेस का, ब्लॉगर का और टम्बलर का। उसके बाद सोशल मीडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सोशल मीडिया का प्रमुख उद्देश्य लोगों को जोड़ना है और नेटवर्क विकसित करना होता है। ठीक है, सामाजिक नेटवर्क विकसित करना होता है। मानव विकास में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल होता है? तो शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास। तो शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास इसमें शामिल होता है मानव विकास में। NCERT के अनुसार मानव विकास किसका परिणाम है? तो उत्तर हो जाएगा व्यक्ति और पर्यावरण के बीच निरंतर अंतःक्रिया का। तो मानव विकास व्यक्ति और उनके पर्यावरण के बीच होने वाली निरंतर इंटरेक्शन यानी अंतर संबंध, अंतःक्रिया का परिणाम माना जाता है। सोशल मीडिया में उपयोगकर्ता की कौन सी विशेषता प्रमुख होती है? तो सोशल मीडिया में उपयोगकर्ता की जो है स्वयं सामग्री का निर्माण करना यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट यानी कि उपयोगकर्ता स्वयं सामग्री निर्मित कर सकता है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया की कौन सी विशेषता वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ती है? तो वैश्विक पहुंच हो जाएगा इसका उत्तर। सोशल मीडिया की वैश्विक पहुंच के कारण विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे से आसानी से जुड़ जाते हैं। सोशल मीडिया की सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उत्तर हो जाएगा उपयोगकर्ता स्वयं निर्मित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। तो व्याख्या, सोशल मीडिया में यूज़र जनरेटेड कंटेंट होता है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग किस प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकता है? तो सोशल मीडिया का जो अत्यधिक उपयोग है किस प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकता है? मीडिया व्यसन। सोशल मीडिया में यदि आप ज़्यादा लगे रहे तो मीडिया की क्या लग जाएगी? लत लग जाएगी आपको। इस वजह से अत्यधिक स्क्रीन समय और सोशल मीडिया पर निर्भरता मीडिया एडिक्शन का रूप ले लेती है। अत्यधिक स्क्रीन समय, स्क्रीन पर टाइम वेस्ट करना, टाइम स्पेंड करना और सोशल मीडिया पर निर्भरता मीडिया एडिक्शन का रूप ले सकती है, लत का रूप ले सकती है। निम्न में से कौन सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव का उदाहरण है? ज्ञानार्जन की गति बढ़ाना। तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से नवीन जानकारी को शीघ्र पहुंच मिल जाती है, जिससे ज्ञान अर्जन में सहायता मिलती है। मीडिया से तार्किक चिंतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मीडिया से तार्किक चिंतन, उचित सामग्री के उपयोग से क्या मिल सकता है? बढ़ावा मिल सकता है। शैक्षिक और ज्ञानवर्धक सामग्री का उपयोग लॉजिकल थिंकिंग को विकसित करने में सहायक हो सकता है। एक तो शैक्षिक और एक ज्ञानवर्धक। तो शैक्षिक और ज्ञानवर्धक जो सामग्री है वो लॉजिकल थिंकिंग को विकसित करने में सहायक हो सकता है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग किस क्षमता को प्रभावित कर सकता है? तो सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग जो है ध्यान की अवधि को प्रभावित कर सकता है। अत्यधिक स्क्रीन और सोशल मीडिया उपयोग से अटेंशन जो स्पैन होता है उसमें कमी आ सकती है, अटेंशन स्पैन में कमी आ सकती है। निम्नलिखित में से मीडिया के नकारात्मक प्रभाव का उदाहरण क्या है? तो इससे क्या हो जाता है? सतही ज्ञान की प्रवृत्ति। यहाँ सही बात है, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव रचनात्मकता नहीं माना जाता, नवीन जानकारी तक पहुँच नहीं माना जाता, सामाजिक सहभागिता नहीं माना जाता। लगातार छोटे और त्वरित कंटेंट का उपयोग कभी कभी सुपरफिशियल नॉलेज की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। सुपरफिशियल नॉलेज का मतलब होता है सतही ज्ञान, ऊपरी ज्ञान। सोशल मीडिया से शैक्षिक विकास में कौन सा लाभ हो सकता है? तो सोशल मीडिया से शैक्षिक विकास में जानकारी तक पहुंच कम होना, पुस्तकालय समाप्त होना, अध्ययन समाप्त होना, ऑनलाइन शिक्षा के अवसर। यस, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पुस्तकालय और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा को अत्यधिक सुलभ बना सकते हैं। सोशल मीडिया सामाजिक विकास में किस प्रकार सहायक हो सकता है? विभिन्न संस्कृतियों की समझ विकसित करके। सोशल मीडिया विभिन्न संस्कृतियों और समुदाय से परिचय करवाकर सामाजिक समझ और सहभागिता बढ़ा सकता है। मीडिया का भावनात्मक विकास पर सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक समर्थन उपलब्ध होना। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक समर्थन, सहायता समूह और आत्म अभिव्यक्ति के अवसर मिल सकते हैं। डिजिटल मीडिया से आर्थिक विकास का कौन सा अवसर मिलता है? तो डिजिटल मीडिया से क्या मिलेगा आपको? ऑनलाइन व्यवसाय। डिजिटल मीडिया से
मीडिया ने डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन व्यवसाय, फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप संस्कृति के अवसर बढ़ाए हैं। डिजिटल मीडिया की बात करें तो डिजिटल मीडिया ने डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन व्यवसाय, फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप संस्कृति के क्या बढ़ाए हैं, अवसर बढ़ाए हैं। सोशल मीडिया का स्वास्थ्य संबंधी सकारात्मक उपयोग क्या हो सकता है? तो सोशल मीडिया का स्वास्थ्य संबंधी सकारात्मक उपयोग, स्वास्थ्य जानकारी का प्रसार करना। सोशल मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, रोग निवारण जागरूकता और आपदा के समय त्वरित सूचना उपलब्ध कराई जाती है। मीडिया व्यसन की प्रमुख विशेषता क्या है? मीडिया व्यसन की प्रमुख विशेषता है अत्यधिक स्क्रीन पर समय बिताना। तो मीडिया एडिशन में अत्यधिक स्क्रीन समय, सोशल मीडिया पर निर्भरता और अत्यधिक और अध्ययन अथवा कार्य पर प्रभाव जैसी समस्याएं देखी जा सकती है। निम्न में से कौन जोखिमपूर्ण व्यवहार का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा खतरनाक स्टंट की नकल करना। सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले खतरनाक व्यवहार की नकल करना रिस्की बिहेवियर का उदाहरण है। सुपर पियर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अगर बात करें सुपर पियर, तो सुपर पियर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा, लियोन फेस्टिंगर या स्ट्रासबर्गर या सिगमंड फ्राइड? तो उत्तर हो जाएगा स्ट्रासबर्गर। सुपर पियर थ्योरी, ध्यान दें सुपर पियर थ्योरी, तो सुपर पियर थ्योरी को स्ट्रासबर्गर से जोड़ा जाता है और जो है इसका किसी सुपर पियर थ्योरी का संबंध किसी स्ट्रासबर्गर से। सुपर पियर सिद्धांत के अनुसार सुपर पियर स्ट्रासबर्गर, तो सुपर पियर सिद्धांत के अनुसार मीडिया किशोरों के लिए क्या बन सकता है? सुपर पियर ग्रुप केवल शिक्षक, केवल अभिभावक, केवल मित्र। तो सुपर पियर ग्रुप, इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया जो होता है वो किशोरों के लिए एक प्रकार का सुपर पियर ग्रुप बन सकता है, भूमिका निभा सकता है स्ट्रासबर्गर, और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। कौन बताए इसके? स्ट्रासबर्गर, सुपर पियर सिद्धांत के प्रतिपादक स्ट्रासबर्गर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुपर पियर थ्योरी से संबंधित है? मीडिया द्वारा व्यवहार को प्रभावित करना। तो सुपर पियर थ्योरी मीडिया के किशोरों के व्यवहार और सामाजिक मानदंडों पर प्रभाव को क्या करती है? समझाती है। सुपर पियर थ्योरी। बांडुरा का बोबोडोल प्रयोग किस वर्ष से संबंधित है? एक गुड़िया पर प्रयोग किया था। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रवर्तक है अल्बर्ट बांडुरा। तो बांडुरा ने बोबोडोल प्रयोग किस वर्ष से संबंधित है? 1954, 1961, 2007 या 2008? तो उत्तर हो जाएगा 1961। तो 1961 में जो है अल्बर्ट बांडुरा ने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट 1961 में किया था। यह ऑब्जर्वेशन लर्निंग को समझने के लिए प्रसिद्ध है। ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण विधि, निरीक्षण द्वारा सीखना, तो उसके द्वारा यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को समझने के लिए प्रसिद्ध है। 1961 में अल्बर्ट बांडुरा ने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया था। अल्बर्ट बांडुरा के बोबोडोल प्रयोग से कौन सा अधिगम सिद्धांत संबंधित है? अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, क्योंकि देख करके सीखा जाता है इसमें। बांडुरा ने प्रदर्शित किया कि बच्चा दूसरों के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण करके या उनको देख करके व्यवहार करना सीख जाता है। मीडिया हिंसा का संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? मीडिया हिंसा का संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? तो मीडिया हिंसा से क्या हो सकता है? सामाजिक संबंधों में हमेशा सुधार गलत है, हमेशा तनाव में कमी गलत है, हमेशा सहानुभूति में वृद्धि गलत है, आक्रामकता में वृद्धि बिल्कुल। हिंसात्मक जो मीडिया है, सामग्री का अत्यधिक संपर्क कुछ परिस्थितियों में आक्रामकता और हिंसा के प्रति संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकता है। मीडिया हिंसा से निम्न में से किसमें कमी आ सकती है? आक्रामकता, सहानुभूति, हिंसक सामग्री, स्क्रीन समय। तो सहानुभूति, तो मीडिया हिंसा के प्रभाव से सहानुभूति यानी कि एम्पैथी में कमी संभावित प्रभाव से बताई गई है। मीडिया हिंसा के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह हमेशा समस्या का समाधान करती है, गलत है। हिंसा को सामान्य व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करती है। हाँ, हिंसा को सामान्य व्यवहार के रूप में क्या करती है? मीडिया जो हिंसा होती है वह हिंसा को सामान्य व्यवहार के रूप में क्या करती है? हिंसा को सामान्य व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करती है। तो उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा? उत्तर नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हिंसा को सामान्य व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करती है। हिंसा की सामग्री के बार बार संपर्क से हिंसा को सामान्य या स्वीकार्य व्यवहार की तरह देखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। हिंसक सामग्री को बार बार संपर्क से हिंसा को सामान्य या स्वीकार्य व्यवहार की तरह देखने की प्रवृत्ति हो जाती है यदि बार बार उसको देखोगे तो। साइबर बुलिंग का सही अर्थ क्या है? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग क्या होता है? ठीक है, साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग इंटरनेट द्वारा शैक्षिक सहायता प्राप्त करना या डिजिटल माध्यमों द्वारा बार बार किसी व्यक्ति को परेशान करना या ऑनलाइन खरीदारी होता है। बताइए आप कौन क्या होता है? या फिर ऑनलाइन शिक्षा होता है? तो उत्तर नंबर बी
डिजिटल माध्यमों द्वारा बार बार किसी व्यक्ति को परेशान करना, डिजिटल जो माध्यम है उनके द्वारा बार बार किसी व्यक्ति को परेशान करना साइबर बुलिंग कहलाता है। यानी कि अगर अपन बात करें तो इंटरनेट सोशल मीडिया, ईमेल या मैसेजिंग जैसे डिजिटल माध्यमों के द्वारा किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करना या अपमानित करना या फिर धमकाना, वो क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग कहलाता है। मतलब किसी को धमकाना या अपमानित करना या परेशान करना किसके माध्यम से? इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल या मैसेजिंग के माध्यम से, वो क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग। स्मिथ एट एल के अनुसार साइबर बुलिंग में किस प्रकार की क्षति हो सकती है? स्मिथ एट एल के अनुसार साइबर बुलिंग में किस प्रकार की क्षति हो सकती है? मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक। स्मिथ एट एल बुलिंग 2008 के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा बार बार किए गए व्यवहार से मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षति हो सकती है। निम्न में से कौन साइबर बुलिंग का उदाहरण है? अपमानजनक संदेश भेजना, ऑनलाइन पाठ पढ़ना, ई बुक पढ़ना, ऑनलाइन परीक्षा। उत्तर हो जाएगा अपमानजनक संदेश भेजना। ई बुलिंग का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, बार बार अपमानजनक या परेशान करने वाले संदेश भेजना साइबर बुलिंग का उदाहरण हो सकता है। निम्न में से कौन साइबर बुलिंग का प्रमुख रूप है? झूठी अफवाहें फैलाना, बिल्कुल। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पुस्तकालय, वीडियो। तो उत्तर हो जाएगा झूठी अफवाहें फैलाना। सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाना, निजी सामग्री साझा करना, है ना, ऑनलाइन धमकी देना, ट्रोलिंग साइबर बुलिंग के रूप हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखना क्या कहलाता है? कोई भी व्यक्ति उसकी ऑनलाइन जो गतिविधियाँ वो कर रहा है, प्रेजेंट टाइम पे इस प्रकार की जो गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार क्या रखी जाती है? निगरानी रखी जाती है। उसे क्या कहा जाता है? साइबर स्टैकिंग, साइबर लर्निंग, साइबर मार्केटिंग या साइबर रीडिंग। तो उत्तर हो जाएगा साइबर स्टैकिंग। किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार जो है निगरानी रखना, किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखना या उसका पीछा करना, है ना, या फिर बार बार अनचाहा संपर्क करना साइबर स्टैकिंग कहलाता है। कोई भी व्यक्ति से, अनजान जो व्यक्ति है वो आपसे किसी भी प्रकार के OTP वगैरह मांगता है या आपको परेशान करता है, आपका पीछा करता है, अनचाहा संपर्क करता है बार बार, तो वो क्या कहलाता है? साइबर स्टैकिंग कहलाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखना, पीछा करना या बार बार अनचाहा संपर्क बनाना साइबर स्टैकिंग कहलाता है। साइबर स्टैकिंग किसका गंभीर रूप माना जाता है? साइबर अपराध का, ऑनलाइन शिक्षा का, डिजिटल साक्षरता, सोशल नेटवर्क। तो साइबर स्टैकिंग तो साइबर अपराध का मुख्य रूप माना जाता है, गंभीर रूप माना जाता है। रेदर इफेक्ट किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या संबंधी घटनाओं की मीडिया प्रस्तुति के संभावित अनुकरण से प्रभाव। रेदर इफेक्ट किससे संबंधित है? रेदर इफेक्ट की बात करें तो रेदर इफेक्ट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आत्महत्या संबंधी घटनाओं की मीडिया प्रस्तुति के संभावित अनुकरण के प्रभाव से। आत्महत्या संबंधी जो भी घटनाएं होती है उनको मीडिया के द्वारा क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके संभावित अनुकरण के प्रभाव को रेदर इफेक्ट कहते हैं। ऑनलाइन शिक्षा से, डिजिटल मार्केटिंग या खेल प्रशिक्षण से। तो उत्तर हो जाएगा आत्महत्या संबंधी घटनाओं की मीडिया प्रस्तुति। आत्महत्या संबंधी जो भी घटनाएं होती है उनकी प्रस्तुति मीडिया के द्वारा की जाती है, तो उनसे संभवत उनके माध्यम से कोई व्यक्ति यदि उनको क्या कर लेता है, सीख लेता है अनुकरण प्रभाव, तो उसको रेदर इफेक्ट कहते हैं। रेदर यानी तो कह सकते हैं अन्य के प्रभाव को, अन्य की चीज़ों को देख करके सीखना, तो मीडिया के माध्यम से सीखना। तो रेदर इफेक्ट उस संभावित अनुकरण प्रभाव को संदर्भित करता है जिसमें मीडिया में आत्महत्या की जो घटनाएं होती है उनकी प्रस्तुति की जाती है और कुछ संवेदनशील व्यक्तियों में समान प्रवृत्ति, उसमें जो है कुछ संवेदनशील जो व्यक्ति होते हैं उनमें समान प्रवृत्ति की प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकती है। रेदर इफेक्ट का नाम किस साहित्यिक कृति से जुड़ा हुआ है? देखो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेदर जो इफेक्ट है इसका नाम कौन से साहित्यिक कृति से जुड़ा हुआ है? हेमलेट से, द सोरो ऑफ यंग रेदर से, या पैराडाइज लॉस्ट से, द रिपब्लिक से। तो द सोरो ऑफ यंग रेदर, द सोरो ऑफ यंग रेदर से इसका नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है रेदर इफेक्ट का नाम गोथ के उपन्यास तथा सोरो ऑफ यंग रेदर से लिया गया। सोरो ऑफ यंग रेदर से जो है रेदर इफेक्ट का नाम दिया गया है। तो इनके रेदर इफेक्ट का नाम जो है गोथ, यानी कि गोथ उपन्यास द सोरो ऑफ यंग रेदर से लिया गया है। सोशल कंपैरिजन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? सोशल कंपैरिजन थ्योरी, अगर बात करें किसकी सोशल कंपैरिजन थ्योरी, इसके प्रतिपादक कौन है? तो लियोन फेस्टिंगर या अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा तो नहीं है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक है। स्ट्रासबर्गर भी नहीं है और स्मिथ भी नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा लियोन फेस्टिंगर। तो लियोन फेस्टिंगर की बात करें तो लियोन फेस्टिंगर जो है वो सोशल कंपैरिजन थ्योरी के 1954 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। क्या? सोशल कंपैरिजन थ्योरी।
तो सोशल कंपैरिजन थ्योरी 1954 में लियोन फेस्टिंगर ने प्रस्तुत की थी। किसने की थी? लियोन फेस्टिंगर ने सोशल कंपैरिजन थ्योरी 1954 में प्रस्तुत की थी। लियोन फेस्टिंगर, ध्यान रखें। सोशल कंपैरिजन थ्योरी के अनुसार व्यक्ति किससे अपनी तुलना करता है? तो सोशल कंपैरिजन थ्योरी के अनुसार व्यक्ति परिवार से, दूसरों से, केवल शिक्षकों से, केवल मित्रों से। तो उत्तर हो जाएगा दूसरों से। व्यक्ति अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए स्वयं की तुलना अन्य लोगों से क्या करता है? स्वयं की तुलना किससे करता है? अन्य लोगों से करता है। अपवार्ड सोशल कंपैरिजन में व्यक्ति अपनी तुलना किससे करते हैं? अपवार्ड सोशल कंपैरिजन, अब बात आ रही है किसकी? अपवार्ड की। अपवार्ड सोशल कंपैरिजन में व्यक्ति अपनी तुलना किससे करता है? कम सफल व्यक्ति से, अधिक सफल व्यक्ति से, केवल समान व्यक्ति से, या किसी से नहीं। तो अधिक सफल जो व्यक्ति होता है, तो अप का मतलब ऊपर जाना, ऊपर यानी अधिक सफल। तो अपवार्ड सोशल कंपैरिजन में व्यक्ति स्वयं की तुलना में अधिक सफल, सुंदर, लोकप्रिय और संपन्न व्यक्ति से तुलना करता है। अपवर्ड, अप यानी उसको भी कहाँ जाना है? अब करना है, यानी कि ऊपर करना है। तो अधिक सफल होने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए, सफल व्यक्ति होने के लिए अप करना है उसको। इस वजह से अपवर्ड सोशल कंपैरिजन व्यक्ति स्वयं की तुलना में अधिक सफल, अधिक सुंदर, लोकप्रिय और संपन्न व्यक्ति से अपनी तुलना को करता है। इसके बाद है अपवर्ड सोशल कंपैरिजन का सकारात्मक परिणाम क्या होता है? प्रेरणा मिलना, हमेशा निराशा, सामाजिक लगाव, आत्मविश्वास, समाव। तो उत्तर हो जाएगा प्रेरणा मिलना। अधिक सफल व्यक्ति को देखकर व्यक्ति को क्या मिल जाती है? प्रेरणा मिल जाती है। कोई भी अधिक सफल व्यक्ति को देख करके व्यक्ति को प्रेरणा मिल जाती है और वो स्वयं को बेहतर बनाने का क्या करता है? प्रयास करता है। अपवर्ड सोशल कंपैरिजन का नकारात्मक परिणाम क्या हो सकता है? हीन भावना, हमेशा आत्मविश्वास बढ़ाना, मानसिक संतुष्टि, अध्ययन में निश्चित। तो हीन भावना पैदा हो जाती है यदि तुलना लगातार नकारात्मक रूप से की जाए। तो हीन भावना, आत्मसम्मान में कमी हो जाती है, असंतोष उत्पन्न हो सकता है। डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन में व्यक्ति किससे अपनी तुलना करता है? डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन व्यक्ति में तुलना कम सफल व्यक्ति से करता है। डाउनवर्ड यानी डाउन हो गया, वो कम हो गया। डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन में व्यक्ति अपनी तुलना स्वयं से कम सफल व्यक्ति से करता है। डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन का संभावित प्रभाव क्या होता है? इससे क्या हो जाता है? हमेशा ही हीन भावना, गलत। डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन का संभावित प्रभाव क्या होता है? डाउनवर्ड कोई भी जो है निम्न व्यक्ति से अपनी तुलना कम सफल व्यक्ति से अपनी तुलना करेगा तो क्या होएगा? उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि सफल व्यक्ति नहीं है, उससे कर रहा है तुलना, स्वयं की तुलना जो है। तो कम सफल व्यक्ति से यदि तुलना होती है तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। स्वयं की तुलना कम सफल व्यक्ति से करने पर व्यक्ति में आत्मविश्वास और आत्म मूल्यांकन की भावना बढ़ जाती है। बॉडी इमेज डिससेटिस्फेक्शन का संबंध किसी है? बॉडी इमेज, बॉडी से इमेज बनना, और डिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन का संबंध किससे है? शरीर के प्रति असंतोष से, आर्थिक विकास से, भाषा विकास से, डिजिटल साक्षरता से। तो निश्चित रूप से बॉडी आ गया इसमें बॉडी आ गया। तो बॉडी, शरीर के प्रति असंतोष। तो बॉडी इमेज डिससेटिस्फेक्शन का अर्थ होता है व्यक्ति का अपने शरीर या शारीरिक रंग रूप के प्रति असंतुष्ट महसूस करना। कोई भी व्यक्ति जब अपने शरीर के प्रति या अपने शारीरिक रंग रूप के प्रति क्या करता है? सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि नहीं होती, असंतुष्ट महसूस करता है, तो उसको बॉडी इमेज डिससेटिस्फेक्शन कहा जाता है। सोशल मीडिया पर संपादित और फिल्टर युक्त तस्वीर किस समस्या को बढ़ा सकती है? सोशल मीडिया पर संपादित और फिल्टर युक्त जो तस्वीर होती है बॉडी इमेज डिससेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकती है। सही बात है। तो बॉडी इमेज डिससेटिस्फेक्शन, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति होता कैसा है और सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वास्तविक से अवास्तविक तस्वीर के रूप में संपादित कर रहा है। तो देखो, अत्यधिक संपादित एडिट करना और अवास्तविक जो तस्वीरें हैं, अवास्तविक जो सौंदर्य है, मानकों को बढ़ावा देकर शरीर के प्रति असंतोष की भावना प्रभावित होगी यदि उसमें, क्योंकि जो है वह जो है उसको किसी भी चीज़ से एडिट कर सकता है और एडिट करके सुंदर बना सकता है। लेकिन मान लो सुंदर नहीं है या कुछ, तो असंतोष की भावना निश्चित रूप से उसमें घर आएगी। ठीक है, आगे देखें। ऑब्जेक्सिफिकेशन थ्योरी के अनुसार व्यक्ति में किस भावना का विकास होता है? ऑब्जेक्टिफिकेशन थ्योरी के अनुसार व्यक्ति में किस भावना का विकास होता है? सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन, डिजिटल लिटरेसी, सोशल लर्निंग, मीडिया लिटरेसी। सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन से, तो ऑब्जेक्टिफिकेशन थ्योरी के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर को दूसरों के दृष्टिकोण से देखने लगता है। तो इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर क्या शो हो रही है कि एक ऑब्जेक्टिफिकेशन देखने लग जाता है थ्योरी। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन थ्योरी के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, अपने शरीर को
जो खुद का जो शरीर होता है उस शरीर को दूसरे के दृष्टिकोण से देखने लग जाता है कि दूसरा उसके बारे में क्या सोच रहा है। इसे सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन की भावना कहते हैं। मतलब खुद में दूसरे को देख करके जो भावना जागृत होती है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, अपने बारे में वो सोचने लग जाता है, तो उसको सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन का संभावित परिणाम क्या होता है? शरीर के प्रति असंतोष, हमेशा आत्मविश्वास में वृद्धि, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक सहयोग। तो शरीर के प्रति क्या बढ़ जाता है ऑब्जेक्टिफिकेशन में? सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन में शरीर के प्रति असंतोष बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास में कमी आती है, शरीर के प्रति असंतोष होता है, मानसिक तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और डोपामाइन मस्तिष्क में किससे संबंधित न्यूरोट्रांसमीटर होता है? डोपामाइन की बात करूं तो डोपामाइन की बात करते हैं अपन। डोपामाइन मस्तिष्क में किससे संबंधित न्यूरोट्रांसमीटर होता है? किससे संबंधित होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन? तो आनंद, प्रेरणा और रिवार्ड से संबंधित होता है डोपामाइन। तो डोपामाइन मस्तिष्क में किससे संबंधित न्यूरोट्रांसमीटर होता है? आनंद, प्रेरणा और रिवार्ड से संबंधित डोपामाइन मस्तिष्क में संबंधित होता है। आनंद, प्रेरणा और रिवार्ड। डोपामाइन एक महत्वपूर्ण न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। डोपामाइन क्या होता है? डोपामाइन जो है एक महत्वपूर्ण न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो आनंद, प्रेरणा और रिवार्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? आनंद, प्रेरणा और रिवार्ड से जुड़ा होता है। आगे देखें, प्रश्न संख्या 61 में क्या दे रखा है? सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट और शेयर किससे संबंधित होता है? सोशल मीडिया पर जो आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, वो किससे संबंधित होता है? डोपामाइन रिवार्ड सिस्टम से। किससे होता है? डोपामाइन रिवार्ड सिस्टम से संबंधित होता है। तो डोपामाइन रिवार्ड सिस्टम लाइक, कमेंट और शेयर जैसी सामाजिक प्रतिक्रियाएं होती है। लाइक, कमेंट और शेयर जैसी सामाजिक प्रतिक्रियाएं होती है। रिवार्ड का मतलब कह सकते हैं प्रतिक्रियाएं, सामाजिक प्रतिक्रियाएं। लाइक, कमेंट और शेयर जैसी सामाजिक प्रतिक्रियाएं होती है और जो अनुभव से जुड़ी होती है और बार बार सोशल मीडिया देखने की प्रवृत्ति को क्या कर सकती है? बढ़ा देती है। डोपामाइन लूप में कौन सा क्रम सही है? तो डोपामाइन लूप की बात करें तो नोटिफिकेशन, आनंद या पुनः सोशल मीडिया, भोजन, नींद, अध्ययन, परीक्षा, खेल, भोजन, विद्यालय। तो नोटिफिकेशन, आनंद। नोटिफिकेशन में कौन सा प्रोसेस होता है? आनंद। नोटिफिकेशन कोई भी सूचना देगा तो आनंद की अनुभूति होगी और आनंद की अनुभूति वो कहाँ जाएगा? पुनः सोशल मीडिया पर जाएगा। तो सोशल मीडिया की बात करें तो नोटिफिकेशन आते हैं। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया में क्या आता है? नोटिफिकेशन में क्या आता है? रिवार्ड। नोटिफिकेशन या रिवार्ड मिल जाए तो मिलने से क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है। नोटिफिकेशन या रिवार्ड मिलने से आनंद की अनुभूति होती है और व्यक्ति फिर से उस गतिविधि को क्या कर सकता है? दोहरा लेता है। तो ये क्या हो गया? सोशल मीडिया में नोटिफिकेशन। निम्न में से डोपामाइन लूप का प्रमुख लक्षण क्या होता है? बात आती है डोपामाइन लूप की। डोपामाइन लूप का लक्षण क्या होता है? तो बार बार मोबाइल देखना, मोबाइल पूरी तरह छोड़ देना, केवल पुस्तक पढ़ना, खेल कूद करना। तो बार बार मोबाइल देखना। देखो आजकल बच्चों की प्रवृत्ति, इस प्रकार की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ चुकी है बार बार मोबाइल देखने की। तो बार बार मोबाइल देखना, नोटिफिकेशन की क्या करना? नोटिफिकेशन आएगा उसकी प्रतीक्षा करना और बेचैनी अनुभव करना। डोपामाइन लूप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। किससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं? डोपामाइन लूप से जुड़ी हुई व्यवहारों में शामिल होते हैं। साइबर साइकोलॉजी किसका अध्ययन करती है? तो तकनीक और मानव व्यवहार के संबंध का। हार्डवेयर करनी करेगी, अर्थशास्त्र करनी करेगी, जीव विज्ञान करनी करेगी। तकनीक और मानव व्यवहार के संबंध का। तो साइबर साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वो शाखा है, यानी कि साइबर साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान की वो शाखा होती है साइबर साइकोलॉजी जो साइबर साइकोलॉजी इंटरनेट, सोशल मीडिया या वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल तकनीक से प्रभावित मानव व्यवहार का क्या करती है? अध्ययन करती है। साइबर साइकोलॉजी के अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा होता है? तो साइबर साइकोलॉजी क्षेत्र का प्रमुख अध्ययन ऑनलाइन आइडेंटिटी होता है। तो ऑनलाइन आइडेंटिटी इसका क्षेत्र होता है साइबर साइकोलॉजी का। साइबर साइकोलॉजी में ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है, सोशल मीडिया बिहेवियर होता है, इंटरनेट एडिक्शन होता है या साइबर बुलिंग होता है या डिजिटल रिलेशनशिप्स आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? साइबर साइकोलॉजी में। अगला प्रश्न है, साइबर स्पेस में व्यक्ति क्या बना सकता है? तो साइबर स्पेस में व्यक्ति डिजिटल पहचान बना सकता है। व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान से अलग
एक डिजिटल पहचान या ऑनलाइन आइडेंटिटी बना सकता है और ऑनलाइन स्वयं को अलग रूप से प्रस्तुत कर सकता है। साइबर स्पेस में सेल्फ के कितने प्रमुख दिए गए हैं। साइबर स्पेस जो होता है उसमें सेल्फ के कितने प्रमुख दिए गए हैं, तो उत्तर हो जाएगा 3। तो सेल्फ के 3 रूप दिए गए हैं। अब देखो सेल्फ के कौन कौन से रूप है। सेल्फ यानी कि स्वयं के कौन कौन से रूप है। एक तो फिजिकल है, फिजिकल सेल्फ एक होता है, एक सोशल सेल्फ होता है, एक स्पिरिचुअल सेल्फ होता है। 3, एक तो फिजिकल यानी कि शारीरिक वाला, एक सोशल यानी कि एक सामाजिक वाला, और एक स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक वाला। स्पिरिचुअल सेल्फ, सोशल सेल्फ और फिजिकल सेल्फ। निम्न में से कौन साइबर स्पेस में सेल्फ का रूप नहीं है। एक तो फिजिकल सेल्फ होता है, सोशल सेल्फ होता है और स्पिरिचुअल सेल्फ होता है। कौन सा नहीं होता। इकोनॉमिक सेल्फ नहीं होता। पाठ के अनुसार सेल्फ के प्रमुख फिजिकल सेल्फ होता है, सोशल सेल्फ होता है, स्पिरिचुअल सेल्फ होता है। सोशल मीडिया का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है। सोशल मीडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है। सामाजिक समर्थन, बिल्कुल सामाजिक समर्थन। सोशल मीडिया से सामाजिक समर्थन, सहायता समूहों से जुड़ाव और आत्म अभिव्यक्ति के अवसर मिल सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सोशल मीडिया के नकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव का उदाहरण है। तो नकारात्मक जो मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव का उदाहरण है वो फोमो क्या होता है। फोमो क्या होता है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। एफ से क्या बन जाएगा। एफ से बन जाएगा फियर। एफ से क्या बनेगा। एफ से बनेगा फियर। एफ से फियर, एम से बन जाएगा, ओ से बन जाएगा ऑफ, फियर ऑफ, एम से बन जाएगा मिसिंग और ओ से बन जाएगा आउट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। फोमो 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 यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, अर्थात दूसरों के बेहतर अनुभव से वंचित, यानी कि दूसरे के जो बेहतर अनुभव हैं उनसे वंचित रह जाने का जो डर होता है। दूसरे के जो बेहतर अनुभव होते हैं उनसे वंचित रह जाने का डर फोमो कहलाता है और नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव में ये शामिल होता है। फोमो का पूर्ण रूप क्या है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का अर्थ होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का अर्थ होता है ना, अर्थात ये डर किसी दूसरे लोग हमसे बेहतर अनुभव प्राप्त करेंगे। कौन सा डर। दूसरे जो लोग हैं हमसे बेहतर अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और वो हम उनसे क्या रहे हैं, वंचित रह रहे हैं। तो ये वाला डर क्या कहलाता है। फोमो कहलाता है। निम्न में से कौन माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का हिस्सा है। बच्चों को सभी डिजिटल गतिविधि से वंचित करना, मीडिया साक्षरता विकसित करना, बिना निगरानी असीमित स्क्रीन, गलत सूचना। उत्तर हो जाएगा मीडिया साक्षरता विकसित करना। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों को मीडिया के जो संदेश है उन मीडिया संदेशों का आलोचनात्मक विश्लेषण और फेक न्यूज़ की पहचान और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार सिखाना चाहिए। सुरक्षित जो डिजिटल व्यवहार है वो सिखाना चाहिए और फेक न्यूज़ की पहचान करवानी चाहिए और संदेशों का आलोचनात्मक विश्लेषण करवाना चाहिए। वो होती है मीडिया साक्षरता विकसित करना। बच्चों के लिए स्क्रीन समय का प्रबंधन क्यों आवश्यक होते हैं। अध्ययन और मनोरंजन में संतुलन के लिए। अध्ययन और मनोरंजन में उचित स्क्रीन जो टाइम होता है उसका प्रबंधन करना जरूरी होता है ताकि अध्ययन हो सके, मनोरंजन हो सके, नींद हो सके, सामाजिक गतिविधियों के बीच क्या बन सके, संतुलन बन सके। इसके लिए इसमें सहायता मिलती है उचित स्क्रीन टाइम से। डिजिटल अनुशासन का उदाहरण कौन सा है। डिजिटल भोजन के समय मोबाइल का उपयोग न करना, हर समय मोबाइल देखना, रात भर सोशल मीडिया चलाना, पढ़ाई के समय गेम खेलना। तो डिजिटल अनुशासन का भोजन के समय मोबाइल का उपयोग न करना, भोजन के समय मोबाइल का उपयोग न करना, सोने से पहले सीमित उपयोग करना, परिवार में नो फोन जोन बनाना डिजिटल अनुशासन के उदाहरण है। बच्चों को डिजिटल मीडिया में किस प्रकार की सामग्री को प्राथमिकता देना चाहिए। शैक्षिक और प्रेरणादायक। माता पिता शिक्षकों को बच्चों के लिए शैक्षिक सकारात्मक प्रेरणादायक सामग्री को प्राथमिकता देना चाहिए। प्रश्न नंबर 76, मीडिया साक्षरता का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। मीडिया संदेशों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना सिखाना। ये उत्तर हो जाएगा। मीडिया लिटरेसी की बात करें, मीडिया साक्षरता व्यक्ति को मीडिया संदेशों को समझने, मीडिया के जो संदेश होते हैं उन मीडिया के संदेशों को समझने के लिए, उनकी विश्वसनीयता जांचने के लिए और फेक न्यूज़ या भ्रामक जानकारी पहचानने में सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न है, फोमो का संबंध किस मानसिक स्थिति से। दूसरों के जो अनुभव हैं उनसे वंचित रह जाने का डर। दूसरे ने बहुत ज़्यादा कर लिया, उससे हम क्या रह गए, वंचित रह गए, तो उसका डर। तो दूसरों के अनुभव से वंचित रह जाने का डर फोमो कहलाते हैं। फोमो में व्यक्ति को ये चिंता रहती है कि अन्य लोग उससे बेहतर अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और वो उनसे पीछे रह रहा है। परीक्षा की दृष्टि से सही गुम कौन सा है।
अल्बर्ट बांडुरा ने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्कुल सही बात है, एकदम ये वाला सही है। तो सही तो पूछ रहा है वो, सही पूछ रहा है। अल्बर्ट बांडुरा बोबोडोल एक्सपेरिमेंट, अल्बर्ट बांडुरा ने 1961 में जो है अल्बर्ट बोबोडोल नामक गुड़िया पर एक्सपेरिमेंट किया था। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो फेस्टिंगर सोशल कंपैरिजन थ्योरी, बांडुरा सोशल कंपैरिजन थ्योरी, स्ट्रासबर्गर बोबोडोल एक्सपेरिमेंट, तो उसका है सही बांडुरा का स्मिथ सुपर पियर थ्योरी। तो उत्तर हो जाएगा फेस्टिंगर। फेस्टिंगर कौन सा है? फेस्टिंगर है सोशल फेस्टिंगर जो है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। फेस्टिंगर कौन सा है? फेस्टिंगर इज सोशल कंपैरिजन थ्योरी, 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 सोशल कंपैरिजन थ्योरी। तो उत्तर हो जाएगा फेस्टिंगर हो जाएगा सोशल कंपैरिजन थ्योरी। कौन सा हो जाएगा? सोशल कंपैरिजन थ्योरी, फेस्टिंगर सोशल कंपैरिजन थ्योरी। लियोन फेस्टिंगर, पूरा नाम क्या है इसका? लियोन फेस्टिंगर, ध्यान रखें लियोन फेस्टिंगर। तो लियोन फेस्टिंगर सोशल कंपैरिजन थ्योरी 1954 लियोन फेस्टिंगर सोशल कंपैरिजन थ्योरी 1954, बिल्कुल सही युग्म है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? स्ट्रासबर्गर सुपर पियर थ्योरी, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रासबर्गर सुपर पियर थ्योरी, यही तो सही युग्म है। स्ट्रासबर्गर यानी कि सुपर पियर थ्योरी, ये उत्तर हो जाएगा। स्ट्रासबर्गर की कौन सी थ्योरी थी? सुपर पियर थ्योरी। ये जो थ्योरियाँ हैं ये याद कर लें आप अच्छे से, एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी। दिए गए अध्ययन सामग्री के अनुसार स्ट्रासबर्गर 2007 की बात करें तो सुपर पियर थ्योरी किसका है? सुपर पियर थ्योरी स्ट्रासबर्गर का है। तो CET और RSC के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो देखो आप, पांडुरा का कौन था? बोबोडोल एक्सपेरिमेंट था, 1961 में किया गया था। लियोन फेस्टिंगर का सोशल कंपैरिजन थ्योरी थी, लियोन फेस्टिंगर की क्या थी? सोशल कंपैरिजन थ्योरी थी, जो कब दी गई थी? 1954 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1954 में। स्ट्रासबर्गर की बात करें तो स्ट्रासबर्गर का सुपर पियर थ्योरी थी, जो कब दी गई? 2007 में दी गई। मतलब बांडुरा ने बोबोडोल का एक्सपेरिमेंट 1961 में किया, लियोन फेस्टिंगर ने सोशल कंपैरिजन थ्योरी 1954 में दी। कब दी? 1954 में। स्ट्रासबर्गर ने सुपर पियर थ्योरी दी। स्ट्रासबर्गर ने सुपर मतलब बर्गर, ऐसे ध्यान रख लेना, बर्गर किसने खाया? पियर ने। पियर का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। हम पूरे के पूरे ग्रुप ने क्या खाया? बर्गर खाया। तो स्ट्रासबर्गर सुपर पियर थ्योरी, ठीक है। और 2007 में दिया। कितने बर्गर गए? 7। तो 7 2007। स्मिथ एट एल साइबर बुलिंग किसने कहा? स्मिथ ने क्या कहा? साइबर बुलिंग। अरे कि ये क्या है? अरे ये तो साइबर बुलिंग है। क्या है ये? स्मिथ क्या कहता है? स्मिथ कहता है साइबर बुलिंग, ठीक है। बुल यानी कि बेल, ऐसे ध्यान रख लेना। स्मिथ क्या था? बुल था। स्मिथ की बात करें, स्मिथ क्या था? बुल था। तो साइबर बुलिंग किससे संबंधित है? साइबर बुलिंग 2008 में दी गई थी स्मिथ एट एल के द्वारा। फॉर्म ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट और पबिंग का मतलब पी से क्या बन जाएगा? PS से फोन बन जाएगा, और स्नबिंग है ना। तो अगर बात करें पुबिंग क्या होता है? पुबिंग का मतलब होता है फ़ोन, और पुबिंग का मतलब क्या होता है? फ़ोन, और स्नबिंग यानी कि फ़ोन यानी कि पुबिंग क्या होता है? पुबिंग का मतलब होता है फ़ोन और स्नबिंग यानी कि पुबिंग क्या होता है? पुबिंग का मतलब होता है फ़ोन और स्नबिंग। रेदर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? रेदर इफेक्ट का मतलब होता है मीडिया की प्रस्तुति करना और अनुकरण प्रभाव से संबंधित है। रेदर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? रेदर का मतलब अन्य, यानी मीडिया की प्रस्तुति करना और अनुकरण के प्रभाव से संबंधित होना। डोपामाइन, देखो डोपामाइन आ सकता है आपके, डोपामाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखो डोपामाइन क्या है? डोपामाइन आनंद, प्रेरणा और रिवार्ड से संबंधित न्यूरो ट्रांसमीटर है। क्या है ये? डोपामाइन क्या है? डोपामाइन एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो आनंद, प्रेरणा और रिवार्ड से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? आनंद, प्रेरणा और रिवार्ड से संबंधित होता है। रेडिट क्योरा क्या होती है? रेडिट क्योरा क्या होता है? डिस्कशन नेटवर्क। रेडिट क्योरा क्या है? रेडिट जो क्योरा है, रेडिट क्योरा डिस्कशन नेटवर्क है। रेडिट क्योरा क्या है? रेडिट क्योरा डिस्कशन नेटवर्क है। ध्यान रखें, रेडिट क्योरा क्या है? रेडिट क्योरा डिस्कशन नेटवर्क है। उसके बाद बात करें अगर अपन, तो इंस्टाग्राम यूट्यूब क्या है? मीडिया नेटवर्क कौन से हैं? मीडिया नेटवर्क कौन कौन से होते हैं? इंस्टाग्राम और यूट्यूब मीडिया नेटवर्क है। और रेडिट और क्योरा क्या है? डिस्कशन नेटवर्क है, ठीक है। और ट्रिप एडवाइजर और येल्प क्या होता है? ट्रिप एडवाइजर और येल्प क्या होता है? ट्रिप एडवाइजर और येल्प जो है रिव्यू नेटवर्क है, यानी कि ट्रिप एडवाइजर और येल्प क्या है? रिव्यू नेटवर्क। ध्यान रखें, ट्रिप एडवाइजर और येल्प क्या है? रिव्यू नेटवर्क है। आगे देखो, फेसबुक और एक्स जो ट्विटर देखते हो आप, एक तो फेसबुक देखते हुए एक्स ट्विटर देखते हुए क्या है? सोशल नेटवर्क।
मतलब मीडिया नेटवर्क तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, जबकि सोशल नेटवर्क सामाजिक रूप से फेसबुक है, एक्स और ट्विटर है। फेसबुक का दूसरा नाम एक्स हो गया ना, ट्विटर का हुआ है एक्स। तो यानी कि फेसबुक और एक्स ट्विटर सोशल नेटवर्क है। अगला है वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ट्रम्बलर, यानी कि ब्लॉगिंग एंड पब्लिशिंग। वर्डप्रेस, 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 वर्डप्रेस ध्यान रखिए, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस और ब्लॉगर, ब्लॉगर, यानी कि वर्डप्रेस के दो, ब्लॉगर के दो, टम्बलर के दो। ये क्या कहलाते हैं? ब्लॉगिंग और पब्लिशिंग। क्या कहलाते हैं? ब्लॉगिंग और पब्लिशिंग। एक दो वर्डप्रेस, एक ब्लॉगर, एक वर्डप्रेस, एक ब्लॉगर, एक टम्बलर, ब्लॉगिंग एंड पब्लिशिंग कहलाते हैं। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? देखो, साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार क्या करना? निगरानी या पीछा क्या करना। क्या होता है साइबर स्टॉकिंग? साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? लगातार ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखना। मीडिया, मीडिया लिटरेसी किसे कहते हैं? मीडिया संदेशों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना, यानी कि मीडिया साक्षरता है ना। मीडिया लिटरेसी, मीडिया की पहचान करना, तो मीडिया के जो संदेश हैं उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करना। अपवार्ड सोशल कंपैरिजन, सीधी सी बात है, अधिक सफल व्यक्ति से तुलना करना। डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन, कम सफल व्यक्ति से तुलना करना। बॉडी इमेज डिससेटिस्फेक्शन, शरीर के प्रति असंतोष करना दूसरे को देख करके। और ऑब्जेक्टिफिकेशन थ्योरी, ऑब्जेक्टिफिकेशन थ्योरी यानी सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन से संबंधित क्या है? सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन से संबंधित है कौन से? ऑब्जेक्टिफिकेशन थ्योरी। डोपामाइन लूप क्या होता है? डोपामाइन लूप का मतलब होता है जैसा कि आज सबसे ज़्यादा है। कैसे? तो इनकी डोपामाइन लूप, कोई भी चीज़ को आप क्या करते हैं? नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन या कोई भी रिवार्ड मिलता है तो आपको क्या होता है? आनंद होता है। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन से आपको क्या मिला? रिवार्ड, रिवार्ड से क्या हुआ? आनंद, और आनंद से पुनः सोशल मीडिया का उपयोग करना। जब आपको कोई नोटिफिकेशन मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो पुनः सोशल मीडिया का आप क्या करोगे? उपयोग करोगे। तो ये अपना बहुत ही क्विक रिवीजन के अनुरूप जो है ये पार्ट नंबर 3 था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। RSSB के द्वारा जो CET आयोजित करवाई जा रही है, तो CET में अलग से ये जो है सिलेबस में ऐड किया गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।